हेलो। टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अपन जीएसटी को डिस्कस करेंगे उससे पहले अपने को ये देखना है कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है पेबल टू गवर्नमेंट, जो किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। यानी टैक्स क्या है? एक अनिवार्य देता है, एक अनिवार्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब टैक्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है? टैक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स में वो सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टैक्स को पे करने की होती है, वही पर्सन उस टैक्स को पे करता है। यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी देता किसी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन की है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे पर्सन को थोप सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगाए जाते हैं सिर्फ उसी पर्सन को पे करने होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लगाए किसी एक पर्सन पर जाते हैं लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर देता है, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगते हैं? इनकम के ऊपर और वेल्थ के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप किसी के फादर हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी इनकम पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो वो टैक्स लायबिलिटी किसकी है? आपके फादर की है। तो सिर्फ आपके फादर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी अपनी टैक्स जितनी अमाउंट बनी है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अपने टैक्स बर्डन को दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, ना तो आप पे कर सकते हो ना ही आपके दादाजी पे कर सकते हैं। इनकम आपके फादर की है तो टैक्स भी आपके फादर ही पे करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? आप कपड़ा लेने के लिए शोरूम जाते हैं या फिर शूज लेने के लिए किसी शोरूम में जाते हैं, तो शोरूम के ओनर ने वो शूज या कपड़े कहीं से परचेज किए हैं, उस टाइम पर परचेज टैक्स पे किया, जब सेल किया तब भी टैक्स पे किया। लेकिन उस टाइम पर जब आपका बिल तैयार करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ये जीएसटी कितनी अमाउंट है, यानी आपने शूज परचेज किए, इतनी शूज की अमाउंट है, यानी ये इतनी इनका बिल बना है और उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, अलग से नीचे शो किया जाता है। तो वो जीएसटी की अमाउंट शोरूम का ओनर पे नहीं करता, एट द एंड ऑफ उस प्रोडक्ट को जो यूज करता है ना, वो पर्सन क्या है? उस टैक्स के अमाउंट को पे करता है, उस टैक्स के अमाउंट को वैन करता है। तो यहाँ क्या बोला गया था कि बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। बर्डन किसने लगाया? टैक्स लगाया था किसने? जब ओनर था, जो शोरूम का ओनर था, उस टाइम पर सेल्स करने पर सेल्स टैक्स लगा। उस टाइम पर जब आपको बिल तैयार करके दिया तो नीचे लिखा हुआ था इतनी जीएसटी लगी है। वो किसने लगाई? तो किसने थी? लगी तो किसके ऊपर थी? ओनर के ऊपर थी। लेकिन वो वहन किसने करी है? एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर वहन करी है। यानी जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज किया, उस पर्सन ने क्या है? वो जीएसटी एट द एंड पेमेंट की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स बर्डन को दूसरे पर्सन पर शिफ्ट करते हैं। बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स में एट द एंड में जो पर्सन उस प्रोडक्ट को या फिर उस आर्टिकल को यूज करेगा, वही पर्सन क्या है? उस जीएसटी को वहन करेगा, उस जीएसटी को पे करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रे ड्यूटी। जितने भी टैक्स हैं सारे के सारे किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था जीएसटी। जितने भी डायरेक्ट टैक्स को छोड़ दो, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टर्म दी गई थी जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से फॉर्म में आया था? यानी कब से आया था? एक साथ 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी अप्लाई हो गया था। इसके अंदर इस जीएसटी में सेंट्रल लेवल के कितने टैक्स इंक्लूड हैं? 8 टैक्स इंक्लूड हैं। और स्टेट लेवल के कितने टैक्स इंक्लूड हैं? 9 टैक्स इंक्लूड हैं।
यानी टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था, ये अप्लीकेबल हुआ था। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं, क्योंकि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया था जीएसटी, यानी वन नेशन वन टैक्स। अब कहीं भी प्रोडक्शन करो, कहीं भी सेल्स करो, टैक्स एक ही लगेगा और वो क्या है, जीएसटी। अब देखो नोट में मैंने एक टर्म लिखी है कस्टम ड्यूटी। तो अपन ये देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। जब भी इंडिया की बाउंड्री से बाहर गुड्स को बाय और सेल किया जाता है, बाउंड्री से बाहर अगर बाय और सेल करेंगे तो उसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, उस टाइम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया था और मर्ज करके क्या नाम दिया गया था, जीएसटी दिया गया था। यानी सभी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आज से एक टैक्स लगेगा, आज से मतलब 1/7/2017 से एक टैक्स लगेगा, वो क्या है, जीएसटी। लेकिन इस जीएसटी के अलावा कस्टम ड्यूटी क्या थी, एक इनडायरेक्ट टैक्स था और उसको जीएसटी से बाहर रखा गया था। बोल सकते हैं इन शॉर्ट में कि इनडायरेक्ट टैक्स का मर्ज करके क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया, लेकिन एक्सक्लूड किसको छोड़ा गया बाहर, कस्टम ड्यूटी को छोड़ा गया। तो अभी क्या देखा हमने, हमने ये देखा था कि टैक्स क्या है। टैक्स एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, जो एक पर्सन की लायबिलिटी है पे करना, किसको, गवर्नमेंट को पे करना। टैक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही पर्सन टैक्स पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स वो पर्सन पे ना करके कोई दूसरा पर्सन पे करेगा, यानी टैक्स के बर्डन को किसी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, सर्विस टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। इन सभी टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स का नाम दिया गया, उसका नाम था जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल लेवल के 8 टैक्स और स्टेट लेवल के 9 टैक्स को मर्ज किया गया था, तब क्या बना था, जीएसटी बना था। लेकिन जीएसटी से बाहर एक इनडायरेक्ट टैक्स को रखा गया था, वो क्या है, कस्टम ड्यूटी। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, यानी कैसे जीएसटी फोर्स में आया। देखो फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है वो कंट्री कौन सी है, फ्रांस है। यानी पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी के तौर पर टैक्स पे किया था, यानी जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, वो कौन सी कंट्री है, फ्रांस है, 1954 में। 160 से ज्यादा कंट्री एट प्रेजेंट जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। 160 से ज्यादा कंट्री आज तक एट प्रेजेंट जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। 2000 के अंदर देखो इंडिया के अंदर कहाँ से जिक्र हुआ जीएसटी का और कैसे आया, वो देखते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया था कि सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, वो कौन सी है, फ्रांस, 1954, इंपोर्टेंट है। 2000 के अंदर उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तब क्या हुआ, तब जीएसटी का जिक्र हुआ था। यानी पहली बार जीएसटी का जिक्र हुआ था, पहली बार जीएसटी के मॉडल पर कोई जिक्र किया गया था, वो कब हुआ था, 2000 के अंदर, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब। उस टाइम पर सिर्फ एक बार ये मुद्दा उठा था जीएसटी का, जीएसटी के मॉडल का, कि कैसे क्या तैयार करें, क्या है जीएसटी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर 2004 के अंदर क्या हुआ, एक केलकर कमेटी तैयार की गई। कौन सी कमेटी तैयार की गई, केलकर कमेटी तैयार की। केलकर कमेटी ने बताया कि एट प्रेजेंट टैक्स का सिस्टम कितना खराब चल रहा है, यानी एट प्रेजेंट जो टैक्स का सिस्टम है उस टैक्स के सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। और सुधार करके जो मुद्दा पहले चला था जीएसटी का 2000 के अंदर, उसी मुद्दे यानी जीएसटी को लागू करने पर विचार किया गया, जोर दिया गया। तो 2000 के अंदर सिर्फ जीएसटी का मॉडल के बारे में बताया गया और उसके बाद कोई जिक्र नहीं हुआ। 2004 के अंदर केलकर कमेटी, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी, अगर जीएसटी के रिगार्डिंग कोई कमेटी इंपोर्टेंट है तो वो है केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने क्या किया, प्रेजेंट टैक्स के सिस्टम को देखते हुए और सुधार की गुंजाइश है, और सुधार करके क्या लेके आए, सभी टैक्स को मर्ज करके किसको लेके आए, जीएसटी को लेके आए।
किसको लेके? जीएसटी को लेके। फिर क्या हुआ? 2016 तक सिर्फ एक ये पॉइंट बनकर रह गया, सिर्फ एक ये मॉडल बन के रह गया। लेकिन 2016 के अंदर क्या हुआ? जीएसटी बिल को तैयार किया गया। 2016 में जीएसटी का बिल तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? उस बिल को लोकसभा के अंदर पेश किया, देन राज्यसभा के अंदर, देन प्रेसिडेंट की एसेंस के बाद जीएसटी का बिल पास हुआ। जीएसटी का बिल पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर पास किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के अंदर जीएसटी का बिल पास हुआ था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरी इंडिया के अंदर लागू हो गया था, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को। 8 जुलाई को, 7 दिन के बाद 8 जुलाई को क्या हुआ था? 8 जुलाई को भी J&K के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। यानी एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जीएसटी हर एक स्टेट के अंदर क्या है? इम्प्लीमेंट है। तो जीएसटी की हिस्ट्री में इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया? वो है फ्रांस। इंडिया के अंदर जीएसटी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन सी कमेटी ने जीएसटी मॉडल के ऊपर जोर दिया था? वो है केलकर कमेटी। कब आई थी? 2004 के अंदर। फिर पूछा जा सकता है कि जीएसटी बिल कब पास हुआ था? जीएसटी बिल पास हुआ था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को क्या कर दिया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से, यानी पूरी इंडिया के अंदर 8 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया था। अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स इंक्लूड है। आगे करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू लेवी जीएसटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जिक्र किया है जीएसटी की पावर का? यानी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दी गई है जीएसटी के मैटर में? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह, दो आर्टिकल के अंदर जीएसटी की पावर को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 246A, सेकंड है आर्टिकल 269A। आर्टिकल 246A और आर्टिकल 269A दोनों ध्यान रखने हैं। दोनों आर्टिकल के अंदर जीएसटी से रिलेटेड पावर दी गई है, यानी सेंटर को कितनी पावर है और स्टेट को कितनी पावर है। आर्टिकल 246A क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखो क्या बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी। अब ऐसी कौन सी सेल है, ऐसा कौन सा गुड्स और सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है जहां पर सेंटर भी टैक्स कलेक्ट करेगी और स्टेट भी अपना टैक्स कलेक्ट करेगी? तो वो कौन सी सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या दे रखा था? एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहे हैं? बाई और सेलिंग कर रहे हैं। अगर एक स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, उस टाइम पर जो जीएसटी लगाई जाती है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। उस पर जीएसटी लगती है, उस जीएसटी को कलेक्ट करने का मतलब उस जीएसटी के ऊपर किसकी ओनरशिप होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हरियाणा लेते हैं। हरियाणा के दो स्टेट लेते हैं, जैसे हिसार और भिवानी। हरियाणा के दो स्टेट हैं, एक हिसार, सॉरी हरियाणा की दो सिटी हैं, एक हिसार और एक भिवानी। हिसार से अगर गुड्स को भिवानी सप्लाई कर रहे हैं और भिवानी से अगर गुड्स को हिसार सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही है? बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो विद इन वन स्टेट अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, उस टाइम पर जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, उस जीएसटी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ओनरशिप होती है। आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा जीएसटी का और हाफ पार्ट किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? अगर एक स्टेट की दो सिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, सप्लाई करने की वजह से जो जीएसटी कलेक्ट होगी, उस जीएसटी के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पावर होगी जीएसटी को कलेक्ट करने की।
ये किस में डिफाइन किया गया था? ये आर्टिकल 246A में डिफाइन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दे रखा था आर्टिकल 269A। उसमें क्या बोला गया था? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया था कि जीएसटी को कलेक्ट करने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट कब होता है? अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो। इंटर स्टेट का मतलब दे रखा था 2 स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक हरियाणा दे रखा था और दूसरा कौन सा दे रखा था? राजस्थान। अगर एक स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर जो जीएसटी लगाया जाता है वो टोटल जीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। हालांकि ये पॉइंट ध्यान रखना है कि टोटल जीएसटी के ऊपर सिर्फ सेंटर का ही हक नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक बार के लिए टोटल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना पार्ट हरियाणा की गवर्नमेंट को दिया जाएगा और कितना पार्ट उस जीएसटी का राजस्थान गवर्नमेंट को दिया जाएगा और कितना पार्ट सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है उस टाइम जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे टोटल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के कलेक्ट करने की रिगार्डिंग। आर्टिकल 246A बोलता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राइट, दोनों के पास पावर है किसके लिए? जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 269A में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जीएसटी को कलेक्ट करने की, और वो जीएसटी किसके ऊपर कलेक्ट होता है? इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, और ये कलेक्ट होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट की 2 सिटी के अंदर, और इंटर स्टेट का मतलब है अलग अलग स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। लास्ट कंट्री कौन सी थी जो इंडिया से पहले? देखो, लास्ट कंट्री ये नहीं उस सबसे लास्ट कंट्री जिसने जीएसटी को अप्लाई किया, नहीं, इंडिया से लास्ट कंट्री। इंडिया से पहले वाली कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसने जीएसटी से इंट्रोड्यूस हुई थी, वो कौन सी है? वो है मलेशिया। मलेशिया के बाद में किसने जीएसटी को अप्लाई किया था, किसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था? वो है इंडिया। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? फ्रांस थी। इंडिया से पहले, इंडिया से जस्ट पहले जीएसटी को अडॉप्ट करने वाली, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाली कंट्री कौन सी है? मलेशिया। और मलेशिया के बाद कौन सी कंट्री बनी है? इंडिया बनी है। तो ये है अपना जीएसटी की हिस्ट्री। अब आगे करते हैं। टॉपिक है मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की किस पे लगता है? सप्लाई पर लगता है। सप्लाई का मतलब क्या है? देखो, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर किया और उसको बिजनेस के अंदर ही रख लिया, यानी मैन्युफैक्चर से मैटर नहीं रखता कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और बिजनेस के अंदर रख दिया, उसके ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं की जाएगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से परचेज नहीं किया जाएगा, सेल्स नहीं किया जाएगा, तब तक जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। यानी जीएसटी कब अप्लाई होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, उनको बाय और सेल किया जाता है, उनका क्रय और विक्रय किया जाता है, उस टाइम क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो जीएसटी एक टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है, यानी जब गुड्स को परचेज करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तब क्या लगता है? जीएसटी लगता है। जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ था, यानी कब से फोर्स में आया था, कब से लागू हुआ था? इंडिया के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अप्लाई क्या है? पूरी इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर इक्वली अप्लीकेबल है क्या? जीएसटी। इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मेघालय, किसी भी स्टेट के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके अगर सेल कर रहे हैं, देन परचेज कर रहे हैं, तो हर स्टेट की एक जैसी रेट यानी यूनिफॉर्म रेट डिसाइड की है किसकी? जीएसटी की। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को चाहे किसी भी स्टेट में बाय किया जाए या सेल्स किया जाए, जीएसटी की यूनिफॉर्म रेट ही अप्लीकेबल होती है। तो पूरी इंडिया के अंदर का क्या है? इक्वली अप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। देखो, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखो, एग्जांपल है मिस्टर ए है यहाँ, और ये है मिस्टर बी।
मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज की सप्लाई की, कुछ सर्विसेज का सेल किया। यानी गुड्स कितने का दे रखा था, गुड्स एज्यूम करते हैं 100 रुपए के गुड्स का क्या कर दिया, सेल कर दिया। जीएसटी की रेट अज्यूम करते हैं कि 5% जीएसटी की रेट थी। अगर सेल किया उस टाइम पर जीएसटी लगा तो 100 के ऊपर 5% जीएसटी कितने रुपए का हो गया, 5। यानी प्रोडक्ट कितने का सेल किया, 105 का। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 5 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लग गया तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 105 रुपए। अब क्या है, अब मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपए में नहीं बेचेगा। आप अपने से हिसाब लगा के देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को आप 100 रुपए में परचेज कर रहे हो, क्या उसको 100 रुपए में बेच दोगे, नहीं। उसकी 100 रुपए में सेल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करके ही उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अज्यूम करो मिस्टर ए ने इस 100 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर 100 रुपए अपना मार्जिन ऐड किया और इस प्रोडक्ट को 200 के अंदर क्या कर दिया, मिस्टर बी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। मिस्टर बी को 200 के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल किया तो 100 रुपए का क्या हुआ, 100 रुपए का अपना मार्जिन ऐड कर दिया। किसने ऐड किया है, मिस्टर ए ने। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, मैं ये पूछ रही हूँ सिर्फ वैल्यू एडिशन। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 5 रुपए तो जीएसटी लगाई थी, तो जीएसटी के बाद की वैल्यू है। प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए थी, वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 100 रुपए के प्रोडक्ट में 100 की वैल्यू एडिशन करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो प्रोडक्ट 200 के अंदर बेच दिया। अब इस 200 के ऊपर जीएसटी लगेगा, सेल्स जीएसटी कितना परसेंट लगेगा, 5%। अज्यूम करो 5% है जीएसटी की रेट। 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। 200 का 5 रुपीज के 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। तो इसके ऊपर जीएसटी कितना लग गया, इसके ऊपर जीएसटी है, इसके ऊपर 5% जीएसटी लगा है और टोटल कितने का प्रोडक्ट हो गया, 210 का प्रोडक्ट हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, आपको पॉइंट बोला था, वैल्यू एडिशन टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना एडिशन हुआ, सिर्फ उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ था, 100 का प्रोडक्ट था, 100 की वैल्यू ऐड करके 200 का प्रोडक्ट मैंने सेल किया था, मैंने मतलब मिस्टर ए ने सेल किया था। तो सिर्फ मैंने वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाना है, इस 200 के ऊपर टैक्स नहीं लगाना। ये जो मैंने कैलकुलेट करके दिया है ऐसे टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इस 200 के ऊपर। हम गलती क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, पहले इसी तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता था, 100 का प्रोडक्ट 200 में सेल कर दिया, पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा दिया। इस वजह से क्या है, जीएसटी की वजह से टैक्स कम पे करना पड़ता है। अब देखो कैसे करेंगे इस 100 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट। अब मिस्टर बी को क्या है, मिस्टर बी को ये प्रोडक्ट क्या है, 200 में गया है, सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाना है। वैल्यू एडिशन 100 रुपीज की है और 100 रुपीज के ऊपर 5% का टैक्स लगाया तो कितना हो गया, 5 रुपीज। तो अब ये प्रोडक्ट कितने का, टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हुई, इसकी टोटल सेल्स वैल्यू हुई है 205। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान रखना है कि जीएसटी सिर्फ एक वैल्यू एडिड टैक्स है। एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू के अंदर उसकी टोटल वैल्यू में जितना वैल्यू एडिशन किया है, यानी जितना मार्जिन ऐड किया है, कितने का मार्जिन ऐड किया था, 100 का, तो सिर्फ इस 100 के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, इस 100 रुपीज के ऊपर ही जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। और जीएसटी कितना निकला, 5, और प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 205। तो ये है वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट है कंजम्पशन या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कैसे है, कभी भी जीएसटी तब नहीं लगता जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। जब एट द एंड ऑफ द एंड में ना भार जीएसटी का उसी पर्सन के ऊपर पड़ेगा जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज किया है। कोई भी पर्सन सेल कर रहा हो, परचेज कर रहा हो, उस पर्सन के ऊपर जीएसटी का भार कभी नहीं पड़ता। भार सिर्फ उसी पर्सन पर पड़ेगा जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को एट द एंड में यूज किया है, कंज्यूम किया है। तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो पर्सन इसको कंज्यूम करेगा एट द एंड टैक्स का भार उसी पर्सन को वहन करना होगा। या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी लास्ट में जिस पर्सन के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा है, जिसने पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, सिर्फ वही पर्सन क्या है, उस टैक्स को पे करेगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप किसी शोरूम में जाते हैं कपड़े परचेज करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, उस बिल में लिखा होता है नीचे कितने % जीएसटी लगा है। एट द एंड में जीएसटी किसने पे किया, हमने पे किया, कंज्यूमर ने पे किया। एट द एंड जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज किया ना, उस पर्सन ने क्या किया, जीएसटी पे किया है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जीएसटी क्या है, जीएसटी एक
टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। दूसरा, जीएसटी का इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर हुआ था और पूरी इंडिया के अंदर एक जैसी रेट अप्लीकेबल है। थर्ड क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है, टोटल वैल्यू के ऊपर कभी नहीं लगता, सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है। जीएसटी क्या है, कंजम्पशन या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एट द एंड में जो पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज करता है सिर्फ वही पर्सन जीएसटी को पे करता है, सिर्फ उसी पर्सन की पॉकेट के ऊपर बार पड़ता है जीएसटी का। बाकी बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, यानी जो बिजनेसमैन, जो मिडिल मैन है, उनकी पॉकेट के ऊपर कभी भी जीएसटी का बार नहीं पड़ता, सिर्फ एंड कंज्यूमर के ऊपर क्या है, जीएसटी का बार पड़ता है। अब जीएसटी की इंडिया के अंदर कुछ स्लेब रेट हैं, यानी पूरी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का बाय कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, यानी सप्लाई कर रहे हैं, तो एक जैसी जीएसटी की रेट है वो पूरी इंडिया के अंदर एक जैसे एप्लीकेबल है। 5 रेट है जीएसटी की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा नॉर्मली कि जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है, 28% है। अब कौन से गुड्स 0% की कैटेगरी में आते हैं और कौन से गुड्स इन बाकी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो देखते हैं। 0% कैटेगरी में एसेंशियल आइटम आते हैं, यानी जो जरूरी वस्तु है, जो जरूरी आइटम है वो किस में आते हैं, 0% की कैटेगरी में, यानी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ऐसे कौन से आइटम है, जैसे मिल्क है, एग है, कर्ड है, दही है, या फिर जो पनीर है जो पैकेट में नहीं आता, यानी विदाउट पैकिंग जो पनीर मिलता है, यानी वो आइटम जो जरूरी के, जो अनिवार्य है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, उन आइटम के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, यानी उनके लिए रेट क्या रखी है, 0% जीएसटी। 5% जीएसटी के अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जो कॉमन यूज के प्रोडक्ट हैं, जैसे शुगर है, कॉफी है, ये कौन से प्रोडक्ट हैं जो कॉमन यूज के प्रोडक्ट हैं, ये कंपलसरी नहीं है इनको यूज किया जाए, यानी एसेंशियल आइटम नहीं है, ये अनिवार्य आइटम नहीं है। 5% की कैटेगरी में कॉमन आइटम आते हैं, जैसे शुगर है, कॉफी है। 12% की कैटेगरी में आते हैं स्टैंडर्ड आइटम आते हैं, जैसे कि मोबाइल है, जैसे बटर है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आते हैं 12% की कैटेगरी। 18% की कैटेगरी में मैक्सिमम गुड्स और सभी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है 18% की कैटेगरी में। 18% की कैटेगरी में मैक्सिमम सर्विस आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है। मान लो आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं हवाई जहाज से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, आपके ऊपर टैक्स की रेट कितने परसेंट लगती है, जीएसटी की रेट 18% लगती है। तो मैक्सिमम सर्विस किस में इंक्लूड होती है, 18% की टैक्स रेट में इंक्लूड होती है। जैसे महंगे आइटम होते हैं जो भी कंप्यूटर वगैरह हैं, कैमरा, उसी में आते हैं। 28% जीएसटी की रेट इन प्रोडक्ट के ऊपर अप्लीकेबल है जो बहुत ही महंगे आइटम है, लग्जरी आइटम है। लग्जरी आइटम जैसे कि गाड़ी हो गई, जैसे कि कैमरा परचेज कर लिया, ये क्या है, ये लग्जरी आइटम है। तो इनके ऊपर कितनी परसेंट रेट लगती है जीएसटी की, 28% लगती है। देखो एक क्वेश्चन इधर है, टोबैको यानी तंबाकू, तंबाकू से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके ऊपर 28% लगती है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि टोबैको की जीएसटी रेट कितनी है, टोबैको की है 28%। अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो जीएसटी की रेट का ध्यान रखना आपको, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। टोबैको का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोबैको के ऊपर कितनी जीएसटी की रेट है, वो है 28%। एक जीएसटी का ध्यान रखना है कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, दूसरा क्या है, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये की पॉइंट है जीएसटी के, इनको ध्यान रखना है। फिर कुछ प्रीसियस मेटल होती हैं, प्रीसियस मेटल कौन सी होती है, बहुमूल्य धातु होती है, यानी जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। इनके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी है, इनके ऊपर जीएसटी की 3% रेट है, यानी जीएसटी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 3% जीएसटी लगता है। जीएसटी डायमंड के ऊपर कितना लगता है, डायमंड के ऊपर जीएसटी लगता है 0.25%। 0.25% जीएसटी की रेट है किसके ऊपर, डायमंड के ऊपर। तो ध्यान रखना है, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है 3% और डायमंड के ऊपर है 0.25%। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। अब वो देखते हैं अपन कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से आर्टिकल, कौन से आइटम ऐसे हैं जो जीएसटी, जिनके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं। फर्स्ट है अल्कोहल, सेकंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन से आते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, नेचुरल गैस, या फिर एटीएफ। एटीएफ क्या होता है, एक ऐसा फ्यूल है जो एरोप्लेन में यूज किया जाता है, यानी एरोप्लेन में यूज होने वाले फ्यूल को क्या बोलते हैं, एटीएफ बोलते हैं।
तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस या फिर एटीएफ फ्यूल, ये जितना भी है ना सारा का सारा किसका पार्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पार्ट है। तो इन सभी के ऊपर क्या है, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर इनके ऊपर, ये तो जरूरी आइटम भी नहीं है, देखो हमने बोला था जरूरी आइटम के ऊपर, जो एसेंशियल आइटम है, एसेंशियल नीड के आइटम है, उनके ऊपर जीएसटी की रेट 0% रखी है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इनको जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है। अगर ये जरूरी आइटम भी नहीं है फिर भी जीएसटी नहीं रहता, लेकिन अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, बट हर स्टेट की अपनी अपनी एक्साइज ड्यूटी लगती है हर स्टेट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा किसी स्टेट के अंदर पेट्रोल 2 रुपये महंगा है, किसी के अंदर 5 रुपये महंगा है, किसी स्टेट के अंदर क्या है, अल्कोहल थोड़ी सस्ती है, किसी के अंदर महंगी है। तो स्टेट वाइज क्या है, स्टेट वाइज अलग अलग रेट लगती हैं, किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और अल्कोहल प्रोडक्ट के ऊपर, यानी अल्कोहल लिकर यानी अल्कोहल के ऊपर, और पेट्रोल यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस होगी, एटीएफ हो गया, इनके ऊपर क्या है कि अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं कि स्टेट वाइज अपनी अपनी रेट डिसाइड कर रखी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इनको टैक्स से बाहर नहीं रखा गया है, सिर्फ जीएसटी से बाहर रखा गया है। टैक्स इनके ऊपर लगता है लेकिन स्टेट वाइज टैक्स लगता है। ये है अपना जीएसटी का मीनिंग। टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। हमने जीएसटी जब स्टार्टिंग में देखी तब हमने जीएसटी को एक टैग दिया था, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का जीएसटी को एक टैग मिला हुआ है, यानी पूरे नेशन के अंदर एक जैसी जीएसटी की रेट अप्लाई होंगी। फिर भी जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था, ऐसा क्यों? देखो, पर्सन कोई भी हो जो बिजनेस कर रहा है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्रय कर रहा है, विक्रय कर रहा है, उनके ऊपर जीएसटी की रेट यूनिफॉर्म अप्लीकेबल है, सभी के लिए एक जैसी है। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के पर्पज से जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और लास्ट है आईजीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी की है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो है इनकी फुल फॉर्म। तो जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। गवर्नमेंट ने टैक्स जीएसटी को कलेक्ट करने के पर्पज से इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। अब देखो, सीजीएसटी को कलेक्ट कौन करती है, वसूल कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट करती है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करती है और यूटी के अंदर यूटी गवर्नमेंट करती है। आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करती है, वसूल कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सीजीएसटी को और आईजीएसटी को कलेक्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और एसजीएसटी को कलेक्ट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का, और यूटीजीएसटी को कलेक्ट करने का काम यूटी गवर्नमेंट का है। अब देखो, कब तो सीजीएसटी लगता है, कब एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, और कब आईजीएसटी लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर, जैसे एग्जांपल है हरियाणा। हरियाणा के एक स्टेट, सिर्फ एक स्टेट की 2 सिटी के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। हरियाणा की कोई भी 2 सिटी ले लीजिए, जैसे भिवानी और हिसार है, अगर एक स्टेट की 2 सिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, क्रय और विक्रय हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर कौन सी जीएसटी लगती है, जीएसटी सीजीएसटी भी लगती है और एसजीएसटी भी लगती है। एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगी अगर यूटी होगी। मान लो मैं दिल्ली को लेती हूँ, दिल्ली के अंदर ही की कोई भी 2 सिटी ले लीजिए, कोई भी 2 जगह ले लीजिए, वहां पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो यूटीजीएसटी आ जाएगा। कहने की बात यह है, अगर एक स्टेट की 2 सिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो वहां पर सीजीएसटी भी लगता है और क्या लगता है, एसजीएसटी भी लगता है। अब कितना पार्ट सीजीएसटी के पास रहेगा और कितना पास एसजीएसटी के पास रहेगा? क्या
अलग अलग रेट से जितनी भी जीएसटी की रेट है, मान लो अज्यूम करो 18% जीएसटी की रेट है, सीजीएसटी को अलग से 18% पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी को अलग से 18% पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी की जितनी भी टोटल रेट होगी, चाहे वो 5% हो, 8%, 18, 12, जो भी परसेंट रेट हो, कितनी परसेंट रेट है जीएसटी की? 5, 0, 5, 12, 18 और 28। इन पांचों में से कोई भी रेट हो जीएसटी की, जीएसटी की रेट को हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी और हाफ कौन लेके जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लेके जाएगी। एग्जाम्पल देखो, मान लो अज्यूम करो जीएसटी की रेट 18% थी और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही थी। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। अगर एक ही स्टेट के अंदर एक ही स्टेट के 2 सिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, उस टाइम पर जो जीएसटी कलेक्ट की जाएगी, उस जीएसटी के ऊपर, टोटल जीएसटी कितनी है? 18%। इसके ऊपर हाफ जीएसटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का हक है और हाफ जीएसटी कौन कलेक्ट कर ले जाएगा? सेंट्रल कर जाएगी। बात ये है, हाफ हाफ जितनी भी जीएसटी की रेट होगी, हाफ जीएसटी किसके पास जाएगी? सेंटर के पास, और हाफ जीएसटी किसके पास रहेगी? स्टेट के पास रहेगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जयपुर और बीकानेर है, राजस्थान की ही 2 सिटी हैं, एक जयपुर और एक बीकानेर है। अगर दोनों सिटी के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, उस पर जो टैक्स लग रहा है ना, उस जीएसटी का हाफ तो कौन किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और हाफ किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर हमेशा क्या होते हैं कि 2 जीएसटी लगती हैं। टोटल रेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर हमारे पास आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टोटल जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी लगता कब है? आईजीएसटी लगता है जब इंटर स्टेट सप्लाई हो। इंटर स्टेट का मतलब है 2 स्टेट के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, क्रय और विक्रय हो रहा है, उस टाइम पर लगती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी की टोटल अमाउंट किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। अज्यूम करो जीएसटी की रेट दे रखी थी 18%, यानी जिस प्रोडक्ट में हम सप्लाई कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसकी रेट है 18%। टोटल जीएसटी 18% किसके अकाउंट में जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, मुंबई और गुजरात अलग अलग स्टेट की सिटी है, यानी 2 अलग अलग स्टेट के अंदर क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, क्रय और विक्रय हो रहा है। उस पर जो जीएसटी लगेगी, उस जीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारी की सारी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी। तो जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं? जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी, और थर्ड है आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर बोल सकते हैं यूटी जीएसटी, ये कब लगती हैं? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। कब लगती हैं? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। और आईजीएसटी कब लगती है? जब जब क्या हो? इंटर स्टेट सप्लाई हो। तब क्या हो? इंटर स्टेट सप्लाई। ये है अपना जीएसटी का फ्रेमवर्क। टॉपिक है जीएसटी नोट अप्लाई, यानी कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसी सर्विसेज हैं, कौन से ऐसे आइटम हैं जिनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अपन ये नहीं बोल सकते कि ये जितने भी आर्टिकल, जितने भी गुड्स सर्विसेज मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, इनके ऊपर 0% जीएसटी है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि 0% जीएसटी रेट वाले आर्टिकल जरूरी एसेंशियल नीड वाले आइटम है, जरूरी आइटम। ये नहीं बोल सकते कि अगर इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं है, अगर इनके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है तो अदर टैक्स अप्लीकेबल होगा, नहीं। ये वो आइटम है, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जीएसटी से बाहर रखे हैं, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता और जीएसटी नहीं कोई और टैक्स भी नहीं लगता। अगर एम्प्लॉय को फर्स्ट है, अगर एम्प्लॉय को वेजेस फॉर सैलरी प्रोवाइड की है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सेकंड है एजुकेशन सर्विसेज। अगर आपके स्टूडेंट, अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल की जो ट्यूशन फीस की जो आपको रिसिप्ट मिलती है, तो उसके अंदर कभी भी ये मेंशन किया हुआ नहीं होता कि ये सीजीएसटी है, कि ये एसजीएसटी है और ये आईजीएसटी है। यानी एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर कभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। हेल्थ सर्विसेज,
आप हॉस्पिटल में जाते हो उस टाइम पर आपको पर्ची मिलती है 100 रुपए की, 200 रुपए की, जो भी लगता है चार्ज पर्ची के, उस स्लिप के ऊपर कभी भी जीएसटी का मेंशन नहीं मिलता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस के अंदर या फिर विड्रॉल कर रहे हैं, या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं बिजनेस से, उसके ऊपर भी जीएसटी का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। अगर बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं और बैंक से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, दोनों ही टाइम कभी भी आप किसी भी स्लिप को चेक कीजिए, कभी भी उसमें जीएसटी का कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता है। फिर है क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं या फिर डेटर से कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं। अगर बैड डेप्ट है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ किया गया है तो भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर सरकार व अन्य देशों के दूतावासों को अगर कोई सेवा प्रोवाइड की गई है तो उसके ऊपर भी कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। ये वो आर्टिकल, वो आइटम, वो सर्विसेज हैं जिनके जो जीएसटी जिनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है। ये नहीं कि इनके ऊपर 0% जीएसटी है, इन आर्टिकल, इन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होता है, यानी जीएसटी के दायरे से इनको बाहर रखा गया है। टॉपिक है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब क्या है इनपुट जीएसटी और क्या है आउटपुट जीएसटी, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट देखते हैं अपन इनपुट जीएसटी क्या होता है। अज्यूम करो कंपनी ने मिस्टर ए से कुछ गुड्स को परचेज किया। मिस्टर ए से कंपनी ने कुछ गुड्स को परचेज किया, तो जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस को उस गुड्स के बदले में पेमेंट करनी होती है। जब कंपनी किसी भी पर्सन से गुड्स को परचेज करती है उस टाइम पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है। देखो, अगर कंपनी मिस्टर ए से गुड्स को परचेज कर रही है तो परचेज करते टाइम जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। याद कैसे रखेंगे, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी में हम कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना है परचेज गुड्स क्या आ रहा है, गुड बिजनेस में इन अंदर आ रहा है, बिजनेस के अंदर जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो बिजनेस के इन आता है, अंदर आता है, तो कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट जीएसटी, या इसको बोल सकते हैं जीएसटी पेड। इसको पेड क्यों बोला गया, देखो, जब गुड्स को परचेज किया, अज्यूम करो कंपनी ने मिस्टर ए से 100 रुपीज का गुड्स परचेज किया, उस गुड्स के ऊपर कंपनी टैक्स पे करेगी, जीएसटी पे करेगी। उस जीएसटी को क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी या फिर जीएसटी पेड बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखो याद रखना, इनपुट कैसे ध्यान रखना है, गुड्स अंदर आया है, इन आया है, इसलिए इनपुट जीएसटी। जीएसटी पेड कैसे ध्यान रखना है, दोनों एक ही नाम, एक ही एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। जीएसटी पेड कैसे ध्यान रखना है, जब मैंने गुड्स को यानी कंपनी ने गुड्स को 100 रुपीज का परचेज किया उस टाइम पर जीएसटी भी पे करनी है, तो जीएसटी पेड करनी है। तो कितने परसेंट जीएसटी, एज्यूम करो 10% जीएसटी पेड करनी है। 10% इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी की रेट 10% है, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो 10 रुपये ऐड किए तो कितने हो जाएगा, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100। इस गुड्स को परचेज करने में 100 रुपीज गुड्स की कॉस्ट थी और 10 रुपीज उसके ऊपर जीएसटी लगा है। टोटल कॉस्ट कितनी आई, उस गुड्स को परचेज करने में, उस गुड्स को मिस्टर ए से बिजनेस के अंदर लाने में टोटल कॉस्ट आई है 110 रुपए की। लेकिन इस 10 रुपए को, इस इनपुट जीएसटी को, इस जीएसटी पेड को हम तो कॉस्ट नहीं बोल सकते। वाई, ये क्या है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। जब भी कंपनी के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी तब इस 10 रुपीज को, तब इस इनपुट जीएसटी को एसेट साइड में शो करते हैं इनपुट जीएसटी के नाम से 10 रुपीज, यानी जो भी अमाउंट होगी। हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम्पल में क्या है, 10 रुपीज है। तो इनपुट जीएसटी बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, वो क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। एसेट्स क्यों है, क्योंकि इस इनपुट जीएसटी की जब आउटपुट जीएसटी पे करेंगे उस टाइम पर क्या हो जाएगा, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी।
इस इनपुट टैक्स की क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी, इसलिए इस इनपुट जीएसटी को एसेट्स बोला गया। इन शॉर्ट आपको फिर से बताती हूँ, जब भी कंपनी में गुड्स को परचेज किया जाएगा उस टाइम पर इनपुट जीएसटी पे करेंगे। इनपुट जीएसटी से कभी भी कंपनी की गुड्स की कॉस्ट नहीं बढ़ती है, वो क्या है, वो एक एसेट्स के तौर पर यूज होता है, क्योंकि इस टैक्स की जब इस गुड्स को बेचा जाएगा, जब इस गुड्स को सेल किया जाएगा, तब क्या होगा, आउटपुट जीएसटी से इस इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उस टाइम पर ये एक एसेट्स का काम करेगा। इसलिए क्या है, इनपुट जीएसटी को एसेट्स बोलते हैं। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी, किस जीएसटी को एसेट्स बोलते हैं? इनपुट जीएसटी को बिजनेस के लिए एसेट्स बोला जाता है। अब है कंसेप्ट आउटपुट जीएसटी क्या है। जब कंपनी ने मिस्टर ए से परचेज किया था गुड्स को, अब गुड्स को बनाती है, बिजनेस के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस करती है, बनाती है, बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मान लो मिस्टर बी को बेच देती है। अज्यूम करो उस प्रोडक्ट को कंपनी मिस्टर बी को सेल करती है, सेल्स के ऊपर आउटपुट जीएसटी लगता है। आउटपुट का मतलब बाहर गुड्स जा रहा है सेल के लिए, इसलिए आउटपुट बाहर जा रहा है, आउटपुट जीएसटी और जीएसटी कलेक्ट बोलते हैं। देखो, जब भी गुड्स को सेल किया, सेल करने से क्या है, अमाउंट रिसीव होती है, बिजनेस के अंदर इनकम आती है, पैसा आता है। उस टाइम पर क्या है, अगर जीएसटी, एक एग्जांपल लेते हो, जब भी आप किसी शोरूम के अंदर जाते हो तो शोरूम का ओनर क्या करता है, मान लो ये शोरूम है, शोरूम का ओनर क्या करता है, गुड्स जो भी, मान लो आपने शूज परचेज किए तो शूज की कॉस्ट तो लेता ही है, साथ में जीएसटी भी लेता है आपसे। तो शूज की कॉस्ट तो लेता ही है, साथ में क्या लेता है, जीएसटी भी लेता है। तो जीएसटी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब भी किसी आर्टिकल को, गुड्स को सेल किया जाएगा, उस टाइम पर जो जीएसटी लगती है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी या जीएसटी कलेक्ट। क्या किया, जो गुड्स बनाया था उस गुड्स को 200 में बेच दिया। जैसे इधर था आर्टिकल 100 रुपीज का था, उसके ऊपर प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद कंपनी ने क्या किया, कुछ मार्जिन ऐड करके उसको 200 में बेच दिया। अब 200 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, उस जीएसटी को क्या बोलेंगे, 200 के ऊपर आउटपुट जीएसटी ही क्यों लगा। देखो, हमने ऊपर देखा था सेल्स के ऊपर क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी, परचेज के ऊपर क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो गुड्स को सेल किया, उस टाइम पर जीएसटी लगाया, उसको बोला गया आउटपुट जीएसटी। रेट थी 10%, 200 का 10% 20, टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई, हमारा प्रोडक्ट कितने का था, 200 रुपए का, जीएसटी कितनी लगाई, 10%, 20 रुपए की जीएसटी लगाई। कस्टमर से कितना रुपए मिला अपने को, 220 रुपए मिला। इस 220 के अंदर ये 20 रुपए किसके हैं, जीएसटी के हैं। अब देखो, ये जीएसटी क्या है, अगर पैसा कंपनी में रिसीव हुआ था, अगर कोई भी, आप किसी भी शोरूम को ले लो, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, अगर पैसा आ रहा है तो वो बिजनेस के लिए है, इनकम कहलाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर लाइबिलिटी रखा है, क्यों, क्योंकि ये 20 रुपए एट द एंड गवर्नमेंट को पे करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, कंपनी की बनती है, उस शोरूम के ओनर की बनती है कि जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है उस जीएसटी को किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये क्या है, ये उस कंपनी की, ये उस ओनर की क्या है, लाइबिलिटी है। क्या 20 रुपीज और 10 रुपीज, क्या टोटल 30 रुपीज कंपनी को पे करनी है। इनपुट जीएसटी कितनी थी, 10 रुपए, आउटपुट जीएसटी कितनी है, 20 रुपए। तो क्या टोटल 30 रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पर पे करने हैं, नहीं। जब परचेज किया उस टाइम पर गुड्स पर कितनी जीएसटी पे की थी, 10 रुपए। सेल किया उस टाइम पर कितनी जीएसटी पे की, 20। क्या ये 10 रुपए पे किए थे इस 100 रुपए के अंदर और इस 200 रुपए के अंदर, ये इस 200 रुपए में ये 100 रुपए इंक्लूड है या नहीं, है ना। अगर इस 200 के अंदर ये वाली कॉस्ट भी इंक्लूड है, यानी डबल टाइम टैक्स लग रहा है ना, तो इस 200 रुपए के ऊपर जितनी भी जीएसटी लगी है उस जीएसटी के लिए इस जीएसटी से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी ये जीएसटी अब किसका काम करेगी, एसेट्स का काम करेगी। हम कितनी टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी पे करनी थी गवर्नमेंट को, 20 रुपए। लेकिन इस जीएसटी की क्या मिलेगी, इस जीएसटी की मिलेगी क्रेडिट। इस इनपुट टैक्स की क्या मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी। और कितने की क्रेडिट मिलेगी, 10 रुपए की क्रेडिट मिलेगी। तो एट द एंड गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है, 10 रुपए गवर्नमेंट को एट द एंड जीएसटी पे करना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, जब परचेज किया ना उस टाइम पर इनपुट जीएसटी, जब गुड्स को परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है। ये जीएसटी क्या है, एसेट्स का काम करता है, क्योंकि इस जीएसटी को हम क्या कर देंगे, आगे जाके सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे।
जब सेल किया गुड्स का 200 के अंदर सेल किया था, तो ये 100 रुपीज़ था इसके अंदर इंक्लूड, साथ में 100 रुपये का मार्जिन है, लेकिन 100 रुपये क्या है, ये भी इंक्लूड है। इसलिए क्या है, इस जीएसटी को हम सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 200 के ऊपर 20% जीएसटी लगा तो कितना, 10% जीएसटी लगा 20 रुपीज़ का। तो क्या गवर्नमेंट को 20 रुपये पे करना है और 10 रुपये वो पे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस 20 रुपीज़ की जीएसटी में 10 रुपये के जीएसटी, ये वाली इनपुट जीएसटी को क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एट द एंड गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? 10 रुपये तो ये टैक्स पे करना है, और 10 कौन सा करना है? ये वाला टैक्स पे करना है। ध्यान रखना, परचेज के टाइम का 10 रुपये और सेल्स के टाइम का 10 रुपये, सिर्फ ये 20 रुपये ही टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को टोटल। परचेज का 10 रुपये और सेल्स का 10 रुपये, टोटल 20 रुपये ही पे करना है। अब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट घूम रहा होगा, जब मैंने डेफिनेशन, जब मैंने मीनिंग पढ़ाया था जीएसटी का, उस टाइम पर मैंने बोला था कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पर लगता है, और मैंने यहाँ क्या लगाया है, मैंने जीएसटी यहाँ पर टोटल अमाउंट पर लगाया है। देखो आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। जब यहाँ जीएसटी लगा, तब तो क्या है, मैंने ओरिजिनल वैल्यू पर लगाया है, यानी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। इसके ऊपर टोटल कितना टैक्स लगा था? 10 रुपये। आपने बोला ठीक। यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? 100 के प्रोडक्ट को 200 में बेचा, 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है। ध्यान रखना, ये वाला 10 रुपये। अब इस 100 रुपीज के ऊपर मैंने बोला था जितना वैल्यू एडिशन होगा जीएसटी सिर्फ उसी पर लगेगा, तो इस वैल्यू एडिशन के ऊपर मैंने 10% जीएसटी लगाया। इस वैल्यू एडिशन के ऊपर मैंने 10% जीएसटी लगाया। कितने रुपए हुआ जीएसटी? 10 रुपीज। 10 रुपये ये पे करने हैं गवर्नमेंट को, 10 रुपये क्या है, ये पे करने हैं। तो एट द एंड गवर्नमेंट को 20 रुपीज पे करना है। मैंने सिर्फ, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे ना जीएसटी की, अपन ये पॉइंट मैंने सिर्फ वैल्यू एडिशन कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया था, लेकिन अपने को जब भी जीएसटी की अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अपने को इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, यानी अपने को टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स निकालना है, और उसके बाद इस इनपुट जीएसटी का अपने को क्या मिल जाएगी? क्रेडिट मिल जाएगी। सेट ऑफ कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ से 20 के टैक्स को 10 के टैक्स से राइट ऑफ करके 10 रुपये ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, क्योंकि 10 रुपये हमने तब पे कर दिया था जब गुड्स को परचेज किया था, और 10 रुपये अब पे करेंगे जब गुड्स को सेल किया है। तो ये है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये देखते हैं अपन। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, कौन सी सेल्स है? इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स मींस एक ही स्टेट की दो सिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है। अगर इंट्रा स्टेट सेल्स है तो उसके ऊपर कौन सी जीएसटी लगेगी? एक तो सी जीएसटी लगेगी और दूसरी कौन सी लगेगी? एस जीएसटी लगेगी। अब देखो, जब भी फर्स्ट एंट्री देखते हैं, जब गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, अज्यूम करो बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेज किया, तो बिजनेस के अंदर एंट्री क्या होगी? अगर अपन जीएसटी पे नहीं करते तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या है? ये गुड्स के परचेज करने की एंट्री है, बट अपने को जीएसटी के साथ में अपने को क्या करनी है? एंट्री शो करनी है। देखो, परचेज को शो करेंगे जीएसटी के साथ में, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने केस क्या लिया था? इंट्रा स्टेट सेल लिया था। इंट्रा स्टेट सेल के अंदर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है, यानी सी जीएसटी, और एक होती है एस जीएसटी। अब देखो, इनपुट जब परचेज करते हैं, जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो कौन सी जीएसटी लगती है? इनपुट जीएसटी लगती है। परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो अज्यूम करो 20,000 का गुड्स परचेज किया, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, ये किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ये वाला जीएसटी का पार्ट किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अज्यूम करते हैं 10% जीएसटी की रेट नहीं, 20% जीएसटी की रेट है। टोटल रेट कितनी है? 20% जीएसटी की रेट है। 20% में से 10% तो जाएगी स्टेट के पास में और 10% जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 200 और 200। 200 तो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और 200 जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ये क्या है? इंट्रा स्टेट सेल्स है। तो परचेज, जब मैंने मतलब परचेज किया था तब के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। टोटल कितने अमाउंट पे की है? 24,000 रुपये पेमेंट की है। 20,000 का गुड्स था, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये किसके लगे हैं? CGST और SGST के। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 24,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आई है। किसके ऊपर? गुड्स को परचेज करने पर। अब देखो सेल्स के रिगार्डिंग क्या एंट्री बनती है। जब भी आप GST को भूल जाओ एक बार के लिए, जब भी आप सेल करते हो तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर क्रेडिट में सेल किया है तो उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा, यानी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अपने को क्या है? अपने को GST साथ में शो करनी है एंट्री के अंदर। टैक्स लगा है देखो सेल करने पर। सेल्स बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट वो बाद में देखेंगे कि 84,000 कैसे है। सेल्स कितने की है? ये जो 20,000 का गुड्स था, इस गुड्स के ऊपर मैंने प्रोसेस करके इस गुड्स को मैंने 70,000 में सेल किया। सेल्स वैल्यू कितनी है? सेल्स वैल्यू है 70,000। अज्यूम करो 10 और 10 20% क्या है? GST की रेट है। 20% GST में से 10% GST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और 10% GST सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो 70,000 का 10% 7,000 और 7,000 क्या होगी? GST होगी, CGST और SGST। जब भी सेल्स करते हैं, सेल्स के ऊपर कौन सी GST लगती है? आउटपुट GST। याद कैसे रखेंगे? सेल किया तो गुड्स बाहर गया, आउटपुट GST। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, आउटपुट GST और आउटपुट SGST। तो टोटल GST कितनी होगी? 84,000। सॉरी, टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट कितनी होगी सेल्स की? 84,000 में क्या किया है? सेल किया है। सेल्स तो 70,000 में था, बट उसके ऊपर GST लग के टोटल अमाउंट कितनी होगी? 84,000। ये तो सिर्फ गुड्स के रिगार्डिंग परचेज और सेल्स किया है। अज्यूम करो आप किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हो, प्लांट को, मशीनरी को, किसी को भी, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, किसी भी एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो। हम यहाँ क्या एंट्री करेंगे? इस परचेज की जगह पे शो करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश में किया है तो, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिटर्स का नाम शो करेंगे। सिर्फ क्या करना है? परचेज की जगह आपको मशीनरी अकाउंट, प्लांट, जो भी आपने परचेज किया है उस अकाउंट को शो करना है। ऐसे ही मान लो आप अज्यूम करो किसी, जैसे मैंने यहाँ पर गुड्स को सेल किया तो मैंने यहाँ लिख दिया था सेल्स अकाउंट। जैसे आप मशीनरी को सेल कर रहे हो तो इस सेल की जगह आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। बाकी मशीनरी के सेल करने पर टैक्स लगेगा, वो ऐसे के ऐसे शो करेंगे, टोटल अमाउंट बैंक कॉलम में या डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे। ये परचेज के रिगार्डिंग हो गई, वो सेल्स के रिगार्डिंग होगी। फिर मैंने प्लांट या मशीनरी किसी भी एसेट्स को परचेज करने और सेल्स करने के रिगार्डिंग भी एंट्री बता दी। अगर किसी भी एक्सपेंस को पे कर रहे हैं, वही सेम एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। अगर किसी इनकम को रिसीव कर रहे हैं तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो कमीशन इश्यू हो रहा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, सेम एंट्री होगी। जो मेन कंसेप्ट है वो ये वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने को क्या करनी है? टोटल GST पे की है 7 + 7, टोटल GST पे की है 14,000। 14,000 रुपये की टोटल GST पे की है। हमने थोड़ी देर पहले पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हम आउटपुट GST को कहाँ से सेट ऑफ करते हैं, कहाँ से एडजस्ट करते हैं, इस इनपुट GST से क्या कर देते हैं? उसको सेट ऑफ कर देते हैं। टोटल आउटपुट GST कितनी थी? 14,000 टोटल आउटपुट GST थी। मैंने इधर लिख दिया टोटल आउटपुट GST अकाउंट डेबिट टू 14,000। जितनी GST इनपुट टैक्स से क्रेडिट होगी, जितनी यहाँ से क्रेडिट होगी मैं क्रेडिट करूंगी, बाकी जितनी भी बच गई वो क्या है? गवर्नमेंट को पे करेंगे। फंडा याद रखना है, जितनी टोटल आउटपुट GST है उसको सबसे पहले सेट ऑफ करो, राइट ऑफ करो, कहाँ से? इनपुट GST से। यहाँ से इनपुट टैक्स का क्रेडिट लो, ले लिया मैंने। देखो आउटपुट GST 14,000 की थी, इनपुट GST कितनी है? 2 + 2 4,000 बी के मैंने क्या ले लिया? इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया। बाकी कितना बच गया? 10,000। वो 10,000 किस में शो करनी है? 10,000 शो करनी है बैंक कॉलम में। 10,000 शो करनी है बैंक कॉलम में। ये 10,000 किसको को पे करनी है? गवर्नमेंट को पे करनी है। और किस गवर्नमेंट को पे करनी है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पे करनी है। क्योंकि हम कौन सी सेल्स कर रहे थे, कौन सी सप्लाई कर रहे थे? हम कर रहे थे इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे थे, इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे थे या परचेज कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो अगर यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई की जगह, सेल्स की जगह अगर इंटर स्टेट हो, अगर यहाँ पर इंट्रा की जगह क्या हो? इंटर स्टेट सप्लाई हो, गुड्स को इंटर स्टेट के अंदर परचेज और सेल्स करें, तब क्या आएगा? तब इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके एक लिखा जाएगा
ये वाला इनपुट CGST और SGST की जगह क्या लिखा जाएगा, IGST। क्या लिखा जाएगा, IGST। ऐसे ही क्या दे रखा था, सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट में, यानी अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं, जैसे राजस्थान और हरियाणा के अंदर क्या है, हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। उस टाइम पर जो GST लगेगी उसको हम इनपुट CGST और SGST नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही टोटल GST होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, CGST और SGST, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगी, IGST। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो GST की अमाउंट हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स की, तो क्या करना है, जितनी भी टोटल GST होगी, टोटल GST किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, यानी IGST शो करेंगे। तो ये क्या है, ये है अकाउंटिंग की, GST की अकाउंटिंग प्रोसीजर, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में GST को शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे कैसे लेंगे, यानी अगर CGST है, SGST है, IGST है, तो उनको कहाँ कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं, अपने को ये कंसेप्ट देखना है। देखो ये पॉइंट हमने पीछे देखा था कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट कैसे लेते हैं, जितना टोटल आउटपुट टैक्स था उस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस कर देते हैं, और जितनी अमाउंट बचती है टोटल, उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनपुट टैक्स की क्या मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाती है। तो वही कंसेप्ट है कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। मान लो CGST है, अगर CGST कब लगती है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो दो GST को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, CGST और SGST। मान लो CGST है, CGST को कहाँ कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं, CGST को खुद CGST से राइट ऑफ कर सकते हैं और IGST से राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर SGST है तो SGST को सबसे पहले खुद से राइट ऑफ करेंगे और बाद में IGST से राइट ऑफ करेंगे। CGST और SGST का दोनों का ध्यान रखने का पॉइंट ये है, ये दोनों सबसे पहले अपने घर के अंदर जाएंगे, अपने घर में अगर पैसे रखे हैं तो वहां से राइट ऑफ करेंगी, CGST अपने घर में जाएगी CGST, SGST अपने घर में जाएगी SGST, बाद में दोनों का कॉमन घर क्या है, IGST। अगर अपने घर के अंदर उनको पैसे अमाउंट नहीं मिली तो वो किसके घर जाएंगी, IGST। ये दोनों का क्या है, कॉमन घर है। तो याद रखना है, CGST को फर्स्ट ऑफ ऑल CGST से राइट ऑफ करेंगे, देन IGST से, SGST को फर्स्ट ऑफ ऑल SGST से, देन IGST से। अगर IGST ही आ गया तो उसको कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ही घर में जाएगा IGST, सबसे पहले उसको IGST से राइट ऑफ करेंगे, बाद में किसके घर जाएगा, CGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, पहले पहले स्टेट के पास नहीं जाएगा, CGST से राइट ऑफ करेंगे। अगर CGST से राइट ऑफ हो गया अमाउंट तो ठीक है, अगर टोटल अमाउंट CGST से राइट ऑफ नहीं हुआ तो फिर किससे राइट ऑफ करेंगे, SGST से। तो ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, IGST को राइट ऑफ करना है, IGST को सेट ऑफ करना है, इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेनी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि IGST की कोई अमाउंट है ही नहीं, उससे सेट ऑफ हुआ ही नहीं, उसके बाद किससे एडजस्ट करेंगे, किससे सेट ऑफ करेंगे, किस इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेंगे, तो किसकी लेंगे, पहले लेंगे CGST की और बाद में लेंगे SGST की। तो ये है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीनों का, CGST का, SGST का और IGST का। अब है GST आउटपुट को GST इनपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हमेशा अपन क्या करते हैं, जितना पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आउटपुट GST है, टोटल आउटपुट GST को जितना इनपुट GST है उससे सेट ऑफ कर देंगे, अगर बाकी अमाउंट बच गई तो क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। लेकिन ये कुछ आइटम ऐसे हैं जिन आइटम के ऊपर अगर हमने आउटपुट GST पे किया है तो उसको इनपुट GST से सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। वो कौन से हैं, फर्स्ट है रेस्टोरेंट के बिल, रेस्टोरेंट का बिल है, उसके ऊपर जितनी GST पे की है आउटपुट GST, उसको इनपुट GST से राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, ये वो आर्टिकल है, वो आइटम है जिनको इनपुट GST से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। फर्स्ट है रेस्टोरेंट का बिल, सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड है क्लब की फीस, जिम की फीस जितनी भी है,
रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग के जितने रिपेयर एक्सपेंसेस हुए हैं, परचेज ऑफ व्हीकल के परचेज करने पर जितनी जीएसटी लगी है उस आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। अगर मान लो फ्री में गिफ्ट दे दिए स्टाफ को, या फिर ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स एंड कैश, अगर इनसे कोई भी आउटपुट जीएसटी है तो उस आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये वो आइटम, ये वो आर्टिकल। अब है इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कब करेंगे। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जब भी मान लो गुड्स को परचेज कर रहे हो, किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने क्या किया था, मैंने इनपुट क्या किया था, आईजीएसटी को और सीजीएसटी को मैंने क्या किया, डेबिट किया था। ये क्या मैंने क्या किया था, इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्या किया था, डेबिट किया था। इनपुट जीएसटी को अपन क्रेडिट कब करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे इन कंडीशन में। हमेशा इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। लेकिन इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कब करेंगे, ये चार कंडीशन है जिनमें हम क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। कब, जब अगर परचेज कर रहे थे तो इनपुट जीएसटी को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। अगर परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट जीएसटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर गुड्स के बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेज किया, उस परचेज के गुड्स को हमने सेल तो किया ही नहीं, क्या कर लिया, ड्रॉइंग्स के तौर पर निकाल लिया, यानी पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के अंदर से गुड्स को निकाल लिया, तो भी इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। अगर गुड्स का सेल किया ही नहीं, थेफ्ट हो गया, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस हो गया, मतलब किसी ने चोरी कर ली तो क्या हो गया, या फिर फायर की वजह से लॉस हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, उस गुड्स का सेल्स तो हुआ ही नहीं, वो गुड्स क्या अभी भी बिजनेस के अंदर है, जीएसटी को इनपुट कर रखा है, तो इस इनपुट जीएसटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर है डोनेशन डिस्ट्रॉयड ऑफ गुड्स, मान लो गुड्स खराब हो गया रखा या फिर डोनेट कर दिया, दान में दे दिया उस गुड्स को, तो उस गुड्स के ऊपर हमने जीएसटी को इनपुट जीएसटी को डेबिट कर रखा है, तो अब क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी ये वो चार आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। क्या है, परचेज रिटर्न, ड्रॉइंग्स, अगर गुड्स की थफ्ट होगी, चोरी होगी, या फिर फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर गुड्स को डोनेट कर दिया, दान कर दिया, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से, किसी भी वजह से गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, जो इनपुट जीएसटी को हमने डेबिट किया था जब उस गुड्स को परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी, जिसको भी डेबिट किया था टू क्या किया था, बैंक अकाउंट किया था। तो क्या है, इनको अकाउंट को देखो मैं एंट्री करके दिखाती हूँ। हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, मान लो आप आईजीएसटी को ले लेते हैं, मान लो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, तो अपन क्या ले हैं, इनपुट आईजीएसटी डेबिट और क्या कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट। गुड्स को परचेज किया था 20,000 में, उसके ऊपर क्या लग गया, जीएसटी लग गया 1,000 रुपीज का, तो क्या होगा टोटल 21,000। जब गुड्स को परचेज किया 20,000 में, इनपुट जीएसटी को क्या किया, डेबिट किया है, जीएसटी को क्या किया, डेबिट किया है, इनपुट आईजीएसटी लिया हमने, आईजीएसटी इसलिए ले लिया क्योंकि हमने एज्यूम किया है, हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है वो इंट्रा स्टेट नहीं की, बल्कि क्या की है, इंटर स्टेट सप्लाई की है, यानी अलग अलग स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है, और टू बैंक कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने डेबिट किया है इसको, और मैं क्रेडिट कब करूंगी, इन कंडीशन में मैं इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करूंगी। तो ये है अपना इनपुट जीएसटी को कब क्रेडिट करेंगे, कैसे इनपुट टैक्स की अपन क्रेडिट लेंगे, किस किस कंडीशन में, और ये दे रखा था अपना कब, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें हम इनपुट जीएसटी के क्रेडिट ले ही नहीं सकते, यानी उसको सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, ये वो कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट ऑफ जीएसटी, यानी पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स जीएसटी लेके आए हैं। उस जीएसटी की वजह से क्या बेनिफिट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर। फर्स्ट है यूनिफाइड नेशन मार्केट, यानी पूरी इंडिया के लिए, होल कंट्री के लिए क्या है, वन नेशन वन टैक्स का क्या है, जीएसटी को क्या टैग दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स।
पूरे नेशन के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो जीएसटी की रेट क्या है, सेम है, एकदम इक्वल है। तो यूनिफाइड नेशन मार्केट यानी पूरे नेशंस को सिंगल मार्केट के जैसे ट्रीट किया गया है, किसके बाद, जीएसटी अप्लाई करने के बाद। सेकंड क्या है, मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। देखो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। पहले का समझते हैं एक एग्जांपल से, बाद में जीएसटी अप्लाई होने का बाद समझते हैं। देखो किसी भी गुड्स को परचेज किया 100 रुपीज के, 100 रुपीज के गुड्स को 50 रुपीज के मार्जिन के साथ में कितने में सेल कर दिया, 150 में उस गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। 100 रुपये मैंने गुड्स को परचेज किया, 50 रुपये मैंने मार्जिन ऐड किया और उस गुड्स को मैंने 150 रुपये में क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। अब क्या करना है, अब इस गुड्स के ऊपर सेल करेंगे तो जीएसटी, मान लो सेल्स टैक्स लगेगा, उस टाइम पर सेल्स टैक्स जीएसटी से पहले का बता रही हूँ मैं आपको, तो 10% की रेट से क्या लग गया, सेल्स टैक्स लग गया। 150 का 10% कितना हो गया, 15 रुपये। यानी वो प्रोडक्ट जो मैंने 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपये मेरा मार्जिन ऐड किया और उसको 150 रुपये में सेल किया। जब 150 में सेल किया तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा 10%, तो वो प्रोडक्ट सेल कितने में हुआ, 165 के अंदर। ये है बिफोर जीएसटी। आफ्टर जीएसटी क्या है, मैंने इसी प्रोडक्ट को आफ्टर जीएसटी 100 रुपये में परचेज किया, 50 रुपये मेरा मार्जिन ऐड किया, मैंने कितनी वैल्यू ऐड की है, 50 रुपये। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है जीएसटी हमेशा वैल्यू एडिशन, जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी जितनी वैल्यू एडिशन होगी सिर्फ उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो मैंने मेरा मार्जिन कितना ऐड किया, 50 के अंदर, यानी प्रोडक्ट कितने में सेल किया है, 150 के अंदर प्रोडक्ट को सेल किया है। अब जीएसटी लगाना है, अब जीएसटी लगाना है, जीएसटी की रेट वही, जीएसटी की रेट सेम ले रही हूँ मैं 10%, लेकिन अब जीएसटी 150 के ऊपर नहीं लगेगा, जितनी वैल्यू एडिशन हुई है सिर्फ उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। तो 50 रुपये का अगर अपन 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। अब देखो जब यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया तो प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट कितनी थी, 165, लेकिन यहाँ क्या है, 155, कितने का है, 10 रुपये का, 10 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे। देखो जब मैंने इस गुड्स को परचेज किया था तो इसके अंदर पहले से भी टैक्स इंक्लूड था, तो मैंने इस अमाउंट को इसके साथ में ऐड करके टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा दिया, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया मैंने, यानी ये क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने को अपन क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इस 100 के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, जितनी वैल्यू एडिशन किया है ना, सिर्फ उसी वैल्यू एडिशन के ऊपर मैंने जीएसटी लगाया है, और वो कितना है, 5%। वो कितना है, 10% कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया। तो कितना हो गया, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, 155, यानी डिफरेंस कितना होगा, 10 रुपये का डिफरेंस है, किसमें, आफ्टर जीएसटी अप्लाई करने के बाद। तो जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया, बिल्कुल। मिटिगेशन का मतलब होता है खत्म करना। मेक इन इंडिया, देखो जीएसटी से पहले क्या थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। जब भी गुड्स को बनाते थे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, जो रॉ मेटेरियल को लेके आते थे, फिर उसके बाद प्रोसेस करते थे, बाद में सेल करते थे, तो बहुत सारे टैक्स लगते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, एक जीएसटी लगता है सिर्फ। उसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया के अंदर पहले हम क्या करते थे, इंडिया के अंदर बनाते थे तो टैक्स ज्यादा लगते थे, टैक्स ज्यादा लगने की वजह से प्रोडक्ट महंगा होता था, प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से उसकी वैल्यू हाई रखनी होती थी, जिसकी वजह से मार्केट में सेल नहीं हो पाता था। इस वजह से हम क्या करते थे, अदर कंट्री से इंपोर्ट करते थे। तो क्या करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे और इंडिया की कंट्री के अंदर यानी इंडिया में क्या करते थे, प्रोडक्शन कम करते थे। आफ्टर जीएसटी क्या हुआ है, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट काफी उछाल में आया है, लेकिन यानी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लगी। क्यों, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, सिर्फ एक जीएसटी को फॉलो करना है, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक जीएसटी लेके आए हैं। इस वजह से क्या हुआ है, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट उभरा है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा है, अब हम इंपोर्ट कम करते हैं। क्यों, क्योंकि अब टैक्स के ऊपर टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है और ज्यादा टैक्स का झंझट भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेवेन्यू। अगर मेक इन इंडिया हुई है तो इंडिया के अंदर रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा। दूसरा, इंपोर्ट कम हो गई, उसकी वजह से वो खर्चे कम हो गए। अगर मेक इन इंडिया है, अगर इंडिया के अंदर ही प्लांट लगा रहे हैं, इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा इनकम होगी। इसकी वजह से क्या है, इंडिया के अंदर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी।
फिर क्या है, एफडीआई प्रमोट। अदर कंट्री इंडिया के अंदर जीएसटी से पहले इन्वेस्ट करने से डरती थी। क्यों? क्योंकि अदर कंट्री जब भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती तो बहुत सारे टैक्स को फॉलो करना पड़ता था। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होते थे, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई होती थी। इसलिए एफडीआई इंडिया के अंदर ना के बराबर थी। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अदर कंट्री का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट। आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आया। अब क्या होते हैं, अब अदर कंट्री इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मिला है, बढ़ावा मिला है, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जो अलग अलग रेट थी ना, उनसे छुटकारा मिल गया है। रिड्यूस द टैक्स स्लेव रेट, अब सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, 72 प्रकार के टैक्स होते थे, कोई उनकी अलग अलग रेट होती थी, हर रेट को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ जीएसटी की कितनी रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, टोटल 5 ही रेट है जीएसटी की। तो अब जीएसटी के जो रेट, स्लैब रेट है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स की स्लेब रेट कम हो गई है और जीएसटी की सिर्फ 5 ही स्लेब रेट डिसाइड है, 0, 5, 12, 18 और 28%। तो ये है जीएसटी आने के बेनिफिट। फिर है कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी और एक है मिक्स्ड सप्लाई। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कंपोजिट एक से ज्यादा को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स सप्लाई एक से ज्यादा को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। देखो, कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी, कंपोजिट सप्लाई अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन मिक्स करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी। एक साथ दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उन गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या अलग अलग जीएसटी लगेगी, अलग अलग रेट से जीएसटी लगेगी? ऐसा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एरोप्लेन से मान लो किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको एरोप्लेन में 2 सर्विस मिल रही हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। दूसरी, आपको एरोप्लेन में फूड सर्विस भी मिलेगी, आपको कुछ भी खाने को भी मिलेगा। एरोप्लेन के ऊपर क्या है, जीएसटी की रेट कितनी है, 18%। और फूड वगैरह पे मान लो, ये जो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इन पे मान लो आप 28% अज्यूम कर लो एक बार। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, टैक्स की रेट जीएसटी की अलग अलग है, इस पे 18% है और इस पे 28% है। तो क्या अलग अलग रेट से जीएसटी कलेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कंपोजिट सप्लाई है, अगर एक ही सर्विस के साथ में 2 सर्विस मिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस और फूड की सर्विस, आपको एरोप्लेन में क्या है, ये फ्री में मिलती है उस टिकट के साथ। तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है ये गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा, 18% से लगेगा या फिर 28% से लगेगा? देखो क्या है, जो प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस है, आप खाना खाने के लिए एरोप्लेन में गए थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरोप्लेन में गए थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाने के लिए एरोप्लेन में गए थे, क्योंकि आपको अदर कंट्री में जाना था, दूसरी जगह जाना था, इसलिए आपने एरोप्लेन को चूज किया था। तो आपकी प्रिंसिपल सर्विस, मेन सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्ट। मेन सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस की जितनी टैक्स की रेट है जीएसटी की, उसी टैक्स की रेट से सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा। मायने नहीं रखता कि टैक्स की रेट हाई है या कम है, मेन सर्विस के ऊपर, प्रिंसिपल सर्विस या गुड्स के ऊपर जो टैक्स की रेट लग रही है, उसी टैक्स की रेट से जितनी भी गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड है उस कंपोजिट सप्लाई के अंदर, उन सभी के ऊपर क्या है, एक ही टैक्स रेट लगेगी। वो कौन सी लगेगी, वो मेन, मैंने नोट बना के लिखा है, देखो, प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस की रेट से ही टैक्स लगेगा। यानी जो प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस होंगे, यहाँ पर क्या है, इस एग्जांपल में प्रिंसिपल सर्विस कौन सी है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रिंसिपल सर्विस है। ये क्या है, ये सेकेंडरी सर्विस है। तो जो प्रिंसिपल सर्विस है उसकी जितनी भी रेट है ना 18%, उस 18% की रेट से फूड सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ये कंसेप्ट है कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी। फिर है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई के अंदर क्या होता है, मान लो जब भी आप किसी फंक्शन प्रोग्राम में जाते हो, तो उस टाइम पर आप एक ट्रे बनवाते हो, इसमें काजू डलवा रखा है, किशमिश, बादाम, इसमें मान लो चॉकलेट है, इसमें कुरकुरे हैं, इसमें कुछ और है। तो ये क्या है, ये आपने एक बॉक्स बनवा रखा है, उस बॉक्स के अंदर ये सारे मिक्स है, यानी मिक्स प्रोडक्ट डलवा रखे हैं। तो अब कैसे लगेगी, अब ये सारे क्या हैं, क्या काजू ज्यादा महंगे हैं, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये सब क्या है, अपनी अपनी रेट है सबके अलग अलग। प्रिंसिपल सर्विस कोई नहीं है, प्रिंसिपल गुड्स इनमें कोई भी नहीं है। फिर कैसे लगाएंगे जीएसटी, फिर जीएसटी लगेगी हाईएस्ट रेट से।
जिस प्रोडक्ट की रेट, जिस गुड्स की रेट, जिस सर्विस की रेट सबसे हाईएस्ट होगी, उसी रेट के अकॉर्डिंग टोटल टोटल आर्टिकल के ऊपर, टोटल गुड्स के ऊपर, टोटल सर्विस के ऊपर क्या लगेगी, जीएसटी लगेगी। यहाँ पर मैक्सिमम रेट क्या है, 28% हाईएस्ट रेट है। तो इसके ऊपर 0%, 5, 12, 18 और 5% कोई मायने नहीं रखती। टोटल जितने भी आइटम है ना इसके अंदर, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज है, सबके ऊपर क्या रेट लगेगी, 28% लगेगी। तो मिक्स्ड सप्लाई क्या बोलती है, मिक्स्ड सप्लाई बोलती है इस मिक्स, जितने भी जो भी मिक्स हैं यानी गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं, जितने भी मिक्स गुड सर्विसेज हैं उनकी जो हाईएस्ट रेट है ना टैक्स की, उसके अकॉर्डिंग टोटल सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे इसके अंदर 28 था। कंपोजिट सप्लाई क्या बोलती है, कंपोजिट सप्लाई बोलती है मेन सर्विस जो है, मेन प्रोडक्ट जो है, उसकी जो टैक्स रेट है, उस टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट सप्लाई हो गुड्स की या सर्विसेज की, उस टोटल के ऊपर उस मेन प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। ये है कंपोजिट सप्लाई और ये है मिक्स्ड सप्लाई। और जीएसटी आने के बाद हमें क्या हुआ था, ये बेनिफिट मिले। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी की क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है जीएसटी अप्लीकेबल ऑन सप्लाई। ध्यान रखना है जीएसटी हमेशा सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके बिजनेस के अंदर स्टोर करके रख दिया, उनके ऊपर रखे रखाए गुड्स के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। जब तक उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं करेंगे, बाय और सेल नहीं करेंगे, तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी हमेशा सप्लाई बेस्ड टैक्स है, सप्लाई के ऊपर लगता है, कभी भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं लगता। यानी जब गुड्स को बना रहे हैं उस टाइम पर जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी लगता है परचेज और सेल्स के टाइम पर, यानी सप्लाई के टाइम पर। सेकंड है डेस्टिनेशन या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। टैक्स स्टार्ट हो जाता है जब गुड्स को परचेज करते हैं, फिर गुड्स को सेल करते हैं, तब भी जीएसटी लगता है। लेकिन एट द एंड जीएसटी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो पर्सन उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है। कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, एट द एंड रिजल्ट जीएसटी का, यानी एट द एंड जीएसटी को पे कौन करेगा, वहन कौन करेगा, वो कंज्यूमर करेगा जिसने उस प्रोडक्ट को यूज किया है। तो जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, यूज किया है, उस प्रोडक्ट उस पर्सन पर जीएसटी का इफेक्ट होगा। जीएसटी टेक्निकली पेड बाय सप्लायर, हम बोलते हैं कि पे किया है किसने, जिस पर्सन ने ओनर था, यानी जिस पर्सन ने सेल किया उसने जीएसटी पे किया, नहीं। एट द एंड रिजल्ट किसके ऊपर पड़ता है, कस्टमर की पॉकेट के ऊपर पड़ता है। आप किसी भी शोरूम के अंदर जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, शोरूम वाला जीएसटी लगा के देता है, उसके अंदर नीचे बिल में जीएसटी शो करके दे रखी है, आप उसको जीएसटी के साथ टोटल अमाउंट दे रहे हो। मान लो आपने जो गुड्स परचेज किए वो 1000 रुपीज के थे, आपको 1000 रुपीज के गुड्स आपने क्या किए, परचेज किए थे, उसके ऊपर 200 रुपए की जीएसटी लगा दी। 200 रुपए की जीएसटी किसको लगी हुई थी, उस ओनर को लगी हुई थी। आपको कितने पे करने पड़े, 1200 रुपए। 1200 रुपए एट द एंड किसको पे करने पड़े, हमको पे करने पड़े, एट द एंड कंज्यूमर को पे करने पड़े थे। तो टैक्स का बर्डन, जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है एट द एंड, जो प्रोडक्ट को यूज करता है। कभी भी जो मीडिएटर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनके ऊपर जीएसटी का बर्डन नहीं आता है। जीएसटी को बनाया गया था, जीएसटी को सेंट्रल और स्टेट लेवल के 17 टैक्स को मर्ज करके एक जीएसटी के कंसेप्ट को निकाला था। सेंट्रल टैक्स कितने थे, सेंट्रल लेवल के टैक्स थे 8 और स्टेट लेवल के कितने टैक्स थे, 9। टोटल 17 टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को, टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके हमने किसको निकाला था, जीएसटी को। किसका कंसेप्ट लेके आए थे, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो सेंट्रल टैक्स कौन से थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हुए टैक्स, सेंट्रल टैक्स है। स्टेट लेवल के टैक्स हैं, वेट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होगी, ये सारी कौन सी हैं, ये स्टेट लेवल के टैक्स हैं। यानी इन सब टैक्स को मर्ज किया गया, 17 टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स का कंसेप्ट लेके आए, वो है जीएसटी। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मॉडल क्या है, जीएसटी का मॉडल है कनेडियन मॉडल, यानी कनेडियन मॉडल के ऊपर जीएसटी का मॉडल बेस्ड है। इस कनेडियन मॉडल को क्या बोलते हैं, ड्यूअल जीएसटी एस्पेक्ट बोलते हैं।
यानी ये कनेडियन मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल जीएसटी एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। इस कनेडियन मॉडल को इंडिया से पहले किन कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है, लागू कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया है? फर्स्ट है कनाडा, सेकंड है ब्राजील, थर्ड नंबर पे क्या है, इस कनेडियन मॉडल को इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है। उसके बेस पे जीएसटी का मॉडल तैयार किया गया है। इंडिया में जो जीएसटी है वो ड्यूअल एस्पेक्ट जीएसटी है, और कनेडियन मॉडल का कौन सा मॉडल है, ड्यूअल एस्पेक्ट जीएसटी पर डिपेंड करता है, और इंडिया ने इसी मॉडल को क्या है, अडॉप्ट किया है। तो इंडिया का जो जीएसटी है वो ड्यूअल एस्पेक्ट जीएसटी कैसे है, सी जीएसटी है और एस जीएसटी है। सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दी गई है जीएसटी को कलेक्ट करने की। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट की दो सिटी के अंदर, तो कौन सी जीएसटी लगता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। यानी 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास। और एक होती है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट, राजस्थान और हरियाणा अलग अलग स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पर जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी क्या बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या फिर यूटी बोल सकते हैं, दोनों को क्या है, अलग अलग पावर मिली है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की, लागू करने की। तो ये है ड्यूअल एस्पेक्ट जीएसटी मॉडल। एक है, मैंने नोट डाल के दिखाया है, अगर गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, देखो अगर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्री से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, आप सबको पता है। लेकिन क्या बोला गया था कि उस इंपोर्टेड गुड्स को, उस इंपोर्ट किए हुए गुड्स को, अदर कंट्री से मंगाए हुए गुड्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है अपने को, इंटर स्टेट सप्लाई के जैसे ट्रीट करना है। इंटर स्टेट सप्लाई यानी क्या है, दो स्टेट के अंदर सप्लाई होती है, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ से क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो इंपोर्टेड गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई के जैसे ट्रीट करना है, तो इसके जैसे ट्रीट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। यानी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आईजीएसटी भी लगता है और क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी भी लगता है। तो ये क्या है, अपने जीएसटी के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। टॉपिक है जीएसटी इन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। आईएन, इनसे है आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी इन क्या होता है, 15 डिजिट का क्या होता है, एक नंबर होता है, एक संख्या होती है 15 डिजिट की। अब 15 डिजिट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में, यानी उन 15 नंबर्स में अकेले नंबर्स हैं या फिर अल्फाबेट भी हैं? तो उसमें नंबर और अल्फाबेट का क्या है, एक ग्रुप है, और वो ग्रुप कितने का है, 15 डिजिट है उसके अंदर, टोटल 15 डिजिट का है, एक ग्रुप है जिसमें नंबर भी हैं और अल्फाबेट्स भी। तो ये क्या है, जीएसटी इन। किन बिजनेस में क्या है, जीएसटी इन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर गुड्स के केस में देखें और अगर सर्विस के केस में देखें, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस गुड्स में बिजनेस कर रहा है, गुड्स में ट्रेड कर रहा है, और एक है सर्विस में ट्रेड कर रहा है। अगर बिजनेस गुड्स में ट्रेड कर रहा है, गुड्स में सप्लाई कर रहा है, बाइंग और सेलिंग कर रहा है, अगर उसका एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरिंग उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो उस कंपनी को, उस बिजनेस को जीएसटी इन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो भी क्या है, जीएसटी इन नंबर लेना कंपलसरी है। फिर ये 40 लाख और 20 लाख की अलग अलग स्लैब रेट, अलग अलग क्राइटेरिया क्यों रखा गया? देखो कुछ स्पेशल स्टेट हैं, कौन से हैं, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और एक उत्तराखंड को भी इंक्लूड किया है। तो इन स्टेट को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अगर इन स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, अगर इन स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहां का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो जीएसटी इन नंबर लेना, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर इन स्पेशल स्टेट को छोड़ करके जो नॉर्मल स्टेट है, अगर उन स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और वहां का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो भी जीएसटी इन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर बिजनेस कर रहे हैं सर्विस में, अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं,
अगर नॉर्मल स्टेट के अंदर सर्विस रेंडर कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर सर्विस की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है, यानी अगर उस बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी इन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर 20 लाख से कम है तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्पेशल स्टेट वही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, अगर इन स्टेट के अंदर क्या है, हम बिजनेस कर रहे हैं किसमें, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, अगर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो भी क्या है, जीएसटी इन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर 10 लाख से नीचे का टर्नओवर है, इन स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, इन स्टेट में सर्विस रेंडर कर रहे हैं, और अगर टर्नओवर 10 लाख से कम है तो जीएसटी इन नंबर लेना कोई कंपलसरी नहीं है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये दो क्राइटेरिया ध्यान रखना है। अगर गुड्स में कर रहे हैं तो 40 लाख और 20 लाख, 20 लाख है स्पेशल स्टेट में। अगर सर्विस में अपन बिजनेस कर रहे हैं तो 20 लाख और 10 लाख, 10 लाख की कंडीशन अप्लाई होती है स्पेशल स्टेट में। अगर इनसे ज्यादा का टर्नओवर है, या अगर इतना टर्नओवर है, इनसे ज्यादा का टर्नओवर है, तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना कंपलसरी है, वरना कंपलसरी नहीं। फिर अपने को दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, HSN कोड और एक होता है SAC कोड। ये क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमिनिकल्चर। दूसरा है SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमिनिकल्चर। ये क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली गुड्स को, ये गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। ये गुड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन, HSN कोड अलग अलग कैटेगरी में गुड्स को डिवाइड करता है। ये किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। HSN कोड कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, और जीएसटी इन कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे अपने। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट के हैं, टोटल 15। इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों डिजिट इंक्लूड है। और 6 डिजिट कोड किसका होता है, HSN कोड। इसमें सिर्फ न्यूमेरिक कोड होते हैं, अल्फाबेट कोड नहीं होते। किसमें, HSN कोड में। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर, अगर बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस कंपनी को प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड शो करना पड़ेगा। क्या समझे, देखो HSN कोड क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमिनिकल्चर। ये कोड कब प्रोडक्ट के ऊपर शो करना कंपलसरी है, अगर बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तब। ये किससे रिलेटेड होता है, ये गुड्स से रिलेटेड होता है। ये गुड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, और 6 डिजिट का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इतना ही ध्यान रखना है HSN के अंदर। फिर है SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये भी क्या है, ये भी 6 डिजिट का कोड है, और इस 6 डिजिट में भी क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट है, अल्फाबेट डिजिट नहीं है। इश्यू बाय, ये ध्यान रखना है, SAC कोड किसके द्वारा इशू किया जाता है, CBIC के द्वारा इशू किया जाता है। CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा क्या इशू किया जाता है, SAC कोड इशू किया जाता है। और ये सर्विस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ये सर्विस से रिलेटेड होता है, और 6 डिजिट का कोड है। क्वेश्चन सीधा यही पुटअप हो सकता है, HSN कोड किससे रिलेटेड है, गुड्स से। SAC कोड किससे रिलेटेड है, सर्विस से। कितने डिजिट है, 6 डिजिट इसमें है और 6 डिजिट इसमें है। दोनों के जो 6 डिजिट हैं वो क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट है, उसमें अल्फाबेट डिजिट नहीं है। ये क्या है, अगर HSN कोड को प्रोडक्ट के ऊपर तब शो करना पड़ेगा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो। और SAC कोड किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ये किया जाता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये है अपना जीएसटी इन, जो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। और HSN कोड और SAC कोड कितने डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं दोनों। तो ये अपना जीएसटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।